हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर शिक्षण विधियाँ यानी कि टीचिंग मेथड्स के बारे में जानेंगे कि टीचिंग मेथड होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखिएगा, आपको यहाँ पर संपूर्ण जानकारी दी जाएगी और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, चाहे वो आपका स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो या फिर सीटेट एग्ज़ाम हो या फिर कोई टीचिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, तो डायरेक्ट क्वेश्चन होता ही है। विद कंसिस्टेंसी कंप्लीट देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है, उसमें हम लोग टीचिंग मेथड्स को यूज़ क्यों करते हैं, क्या रीज़न हो सकता है कि हम लोग जो है शिक्षण विधियों का यूज़ करते हैं। पहला पॉइंट अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो कर लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट जो है, जो हमारा टीचिंग है, शिक्षण है, उसको क्या बनाने के लिए, इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो टीचिंग मेथड्स का यूज़ करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, सेकंड हो गया कि इसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स की नीड को पूरा करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, टीचिंग मेथड का यूज़ करते हैं। थर्ड पॉइंट है लर्निंग को क्या बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, टीचिंग मेथड्स का यूज़ करते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि स्टूडेंट्स को हम लोग एक्टिव रखने के लिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के ड्यूरिंग हम लोग स्टूडेंट्स को एक्टिव रहने के लिए भी टीचिंग मटेरियल्स का यूज़ करते हैं। और 5 पॉइंट है यहाँ पर लर्निंग जो कि अधिगम है, अधिगम के जो भी ऑब्जेक्टिव हैं, है ना, उद्देश्य है, उसको फुलफ़िल करने के लिए हम लोग टीचिंग मेथड्स का यूज़ करते हैं। फिर से मैं रिकेप करवा देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है टीचिंग मेथड्स का यूज़ क्यों करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, तो जो शिक्षण है उसको प्रभावशाली यानी कि इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, स्टूडेंट्स की जो भी नीड्स है उसको पूरा करने के लिए, अधिगम लर्निंग को रोचक बनाने के लिए, स्टूडेंट्स को एक्टिव रखने के लिए, क्योंकि अगर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं होगा, भागीदारी नहीं होगा, सक्रिय भागीदारी बच्चों का, तो वहाँ पर मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होगा। इसीलिए भी हम लोग टीचिंग मेथड का यूज़ करते हैं ताकि मीनिंगफुल लर्निंग हो सके। और लर्निंग के जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफ़िल करने के लिए हम लोग टीचिंग मेथड का यूज़ करते हैं। इतना आई होप क्लियर हो गया होगा कि हम लोग टीचिंग मेथड का यूज़ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्यों करते हैं। और हाँ, इसका यूज़ इसलिए भी करते हैं, जो हमारा विषय है, जो हमारा टॉपिक है, उसको सरल बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए भी हम लोग टीचिंग मेथड का यूज़ करते हैं। ये क्लियर हो गया। अब शिक्षण विधियाँ है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि शिक्षण विधि वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक छात्रों को ज्ञान, कौशल और मूल्यों को सिखाने में मदद करता है। ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या करता है, टीचर स्टूडेंट्स को ज्ञान, कौशल और मूल्यों को सिखाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, जिस ढंग से शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करता है उसे ही शिक्षण विधि कहते हैं। वो कौन सा अप्रोच को अपना रहा है जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रहा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हो रहा है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, शिक्षण विधि कहा जाता है। अगला पॉइंट है यहाँ पर, शिक्षण विधि में कई तरह की प्रणालियों, योजनाएं और प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। और शिक्षण होगा यहाँ पर, शिक्षण सिद्धांतों की 2 प्रमुख मापदंड है। कौन कौन से, टीचिंग मेथड्स तो हैं, लेकिन कुछ टीचिंग मेथड्स केवल टीचर सेंटर्ड होते हैं और कुछ जो मेथड होते हैं वो चाइल्ड सेंटर्ड होते हैं। तो हम लोग जानेंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो शिक्षण विधियाँ कुछ यहाँ पर छात्र केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड होते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड में होता क्या है, इसमें चाइल्ड सेंटर्ड में होगा, ठीक है, और यहाँ पर बच्चे का इंटरेस्ट यानी कि रुचि, साथ ही बच्चे की नीड और उनकी एबिलिटी को ध्यान में रखा जाता है और उनको पढ़ाया जाता है। शिक्षक केंद्रित में क्या होता है, यहाँ पर मेन डोमेन या फिर मेजर फैक्टर कौन होता है, तो टीचर होता है। सेंटर्ड में टीचर रहता है और टीचर का काम इसमें क्या होता है, सिलेबस को टाइम से कंप्लीट करना। उसमें बच्चों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है शिक्षक केंद्रित में, केवल वो अपने पर फोकस करेगा कि हाँ चलो सिलेबस इतना लंबा चौड़ा है तो जल्दी से कंप्लीट कर देंगे। तो ये होता है शिक्षक केंद्रित। और ऐसे ही 2 तरह के मेथड हैं, जो कि कुछ मेथड
चाइल्ड सेंटर्ड होते हैं, कुछ टीचर सेंटर्ड होते हैं। तो एक एक करके अभी हम लोग डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, और कौन सा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए वो भी मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी। ठीक है, तो ये हो गया, ये समझ गए कि शिक्षक केंद्रित और छात्र केंद्रित शिक्षण विधियाँ किसे कहते हैं और क्या उसका काम है। पहला हमारा जो यहाँ पर टीचिंग मेथड है वो है मोंटेसरी विधि। अब देखिए यहाँ पर जनक दिया हुआ है, तो जनक आपको याद करना ही है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है मोंटेसरी विधि के जनक या फिर मोंटेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है। तो आपको नाम याद नहीं रहेगा तो आपको थोड़ा सा वहाँ पर टिक करने में दिक्कत होगा, है ना। तो जैसे कि नाम ही मोंटेसरी है तो उसके जनक कौन है, मारिया मोंटेसरी। इजी है, ये आप कर लेंगे। नाम जो मेथड है वो उसका जनक का भी नाम वही है। ओके, नेक्स्ट है मोंटेसरी विधि बाल विकास सिद्धांतों पर आधारित है, या चाइल्ड डेवलपमेंट जो प्रिंसिपल या फिर थियरीज है उस पर बेस्ड ये टीचिंग मेथड है, जो कि मोंटेसरी मेथड। अगला पॉइंट है कि यह एक बाल केंद्रित दृष्टिकोण है और इस पद्धति में बच्चों की स्वाभाविक रुचियों और गतिविधियों को शामिल किया गया है, जो उनका नेचुरल इंटरेस्ट है। साथ ही साथ जितने भी एक्टिविटीज़ होती है वो इसमें इंक्लूडेड है। बाल केंद्रित दृष्टिकोण का मतलब ही है कि हम यहाँ पर बच्चे को बीच में रख रहे हैं और उसकी आवश्यकता के अनुसार सुविधा प्रदान करवा रहे हैं। तो ये छोटे बच्चों के लिए लागू होता है मोंटेसरी मेथड। और मोंटेसरी विधि में बच्चों को स्वतंत्रता दी जाती है और उन्हें अपने तरीके से सीखने का मौका दिया जाता है। बच्चों को फ्रीडम यानी कि छोड़ दिया जाता है, वो जिस तरीके से सीखना चाहते हैं उस तरीके से सीखने को यहाँ पर प्रोत्साहित किया जाता है ना। बच्चे खुद से सीखते हैं और उसमें टीचर क्या काम करता है कि एज अ फैसिलिटेटर या फिर मार्गदर्शन या फिर सहायता उसमें प्रदान करते हैं, ये उनका काम होता है। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है, और देखिए जनक इम्पॉर्टेंट है, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर मेथड है खेल विधि, जिसको प्लेवे मेथड के नाम से जाना जाता है, और हम मोंटेसरी विधि को भी हम लोग प्लेवे मेथड कह सकते हैं। तो सॉरी, तो यहाँ पर देखिए इसके जनक कौन है, हेनरी कोल्डवेल कुक है। नाम आपको बार बार रिपीट कीजिएगा तभी याद होगा। खेल विधि के जनक जो हैं हेनरी कोल्डवेल कुक हैं, और खेल विधि शिक्षण की एक विधि है, हम सभी को पता है, जिसमें खेलों का इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। जैसे ये आप इमेज देख रहे हैं, क्या किया जा रहा है, यहाँ पर खेल का आयोजन किया जा रहा है, खेल के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है ना। और ये सीखने की गतिविधि होती है और इसमें विद्यार्थी एक्टिव होते हैं। बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेट रहता है, यानी कि सक्रिय भागीदारी होती है बच्चों की। नेक्स्ट है, ये बच्चों को उनके शारीरिक, भावात्मक और संज्ञानात्मक ज़रूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त गुंजाइश प्रदान करते हैं। यानी कि शिक्षक टीचर यहाँ पर क्या करता है, खेल के द्वारा ही बच्चों को पढ़ने के लिए या फिर सीखने के लिए प्रेरित करता है। इसमें ऐसा नहीं है कि बुक का रट्टा लगवाया जा रहा है, नहीं, खेल के द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है। जो अभी के टाइम में किडजी स्कूल हो गए, यूकेजी, एलकेजी, नर्सरी, इसमें क्या किया जाता है, बच्चों को खेल के द्वारा ही सिखाया जाता है, और बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट के साथ सीखने के लिए वो तत्पर भी रहते हैं प्लेवे मेथड में। नेक्स्ट है किंडरगार्टन विधि। थर्ड मेथड हमारा है किंडरगार्टन। जो है ना, ये एक जर्मन शब्द है। इसका मतलब होता है, किंडरगार्टन का मतलब होता है बच्चों का बगीचा, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, अब इसके जनक कौन है, तो फ्रेडरिक फ्रोबेल जो हैं इनके जनक हैं। और किंडरगार्टन विधि बच्चों के शारीरिक, भावात्मक और सामाजिक विकास के लिए एक शिक्षण पद्धति है, टीचिंग मेथड है। ठीक है, और ये बच्चों को खेल आधारित गतिविधियों के जरिए सीखने में मदद करती है। किंडरगार्टन को बालवाड़ी भी कहा जाता है। तो ये तीनों मेथड ही हैं, मेथड जो है ना एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, सेम टाइप से हैं, और छोटे बच्चों को जब पढ़ाते हैं उस टाइम इन मेथड्स का हम लोग यूज़ करते हैं। किंडरगार्टन विधि हो गया, खेल विधि हो गया, और एक मोंटेसरी विधि। नेक्स्ट आता है हमारा, हाँ, और यहाँ पर एक चीज़, 1837 में पहला किंडरगार्टन खोला गया था, और
ये इसलिए खोला गया था क्योंकि अच्छी शुरुआत प्रदान कर सके बच्चों को, है ना, और भविष्य के लिए बच्चों को तैयार किया जा सके। बालवाड़ी जो आंगनवाड़ी अभी के टाइम में चल रहा है वो इसी से प्रेरित है। नेक्स्ट है डाल्टन विधि। डाल्टन विधि डाल्टन मेथड इसको कहा जाता है। जनक कौन है? हेलेन पार्खस्ट है। और ये हेलेन पार्खस्ट जो है ना, अमेरिकी शिक्षाविद, एक महान शिक्षाविद थे अमेरिका के। डाल्टन विधि शिक्षा का एक तरीका है जिसमें छात्र अपनी गति से काम करते हैं, यानी कि बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर, ऑन स्पीड, उनकी गति से बच्चे काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब फुल स्पीड में हम बच्चों को पढ़ाने लग गए, है ना, नहीं, उसके लेवल के हिसाब से पढ़ाना चाहिए और पढ़ाया जाता है। इससे क्या होता है, सहयोग, जो कोलैबोरेशन की भावना वो बढ़ती है। इसे डाल्टन प्रयोगशाला योजना और साथ ही डाल्टन प्लान भी कहा जाता है। डाल्टन विधि को किस किस नाम से जाना जाता है? डाल्टन प्रयोगशाला परियोजना और यहाँ पर डाल्टन प्लान के नाम से भी जाना जाता है। यह विधि छात्रों की स्वतंत्रता, विश्वसनीयता और सामाजिक कौशल को बढ़ाती है। तो ये याद रखिएगा, 4 मेथड हो चुके हैं। अगला हमारा मेथड है आगमन विधि, और इसमें से इम्पॉर्टेंट है किंडरगार्टन विधि, जो कि पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है। आगमन विधि के बारे में समझते हैं कि है क्या। इसको इंडक्टिव मेथड कहा जाता है। जनक कौन है? तो जनक अरस्तु, जिसको इंग्लिश में अरिस्टोटल लिखा रहता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक ही व्यक्ति इंग्लिश में अरिस्टोटल लिखते हैं और हिंदी में अरस्तु कहा जाता है। आगमन विधि में ये तो आप पढ़ ही लीजिएगा। इसमें क्या होता है मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले ना इसमें कुछ भी, कोई भी टॉपिक होता है, टॉपिक को समझाना होता है, तो उदाहरण द्वारा पहले समझाया जाता है, यानी कि एग्जाम्पल दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में रूल बताया जाता है। तो आगमन विधि में क्या होता है, पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर उसके बाद रूल बताया जाता है। इतना चीज़ आपको इसमें बस याद रखना है, ठीक है। और आगमन विधि के 3 सूत्र कौन कौन से हैं? ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि बच्चा जो पहले से जानता है उससे शुरुआत करना है, और उससे जो नहीं जानता है, अननोन चीज़ से हमें कनेक्ट करना है। तो ये हो गया। विशिष्ट से सामान्य की ओर हम लोगों को जाना है, और स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना है। इसको ग्रोस बोलते हैं, ग्रोस टू फाइन की ओर हम लोगों को मूव होना है। तो ये इसका सूत्र है, और ये एग्जाम्पल टू रूल की ओर मूव करते हैं। इसी को हम लोग इंडक्टिव मेथड कहते हैं। नेक्स्ट है जस्ट उसका ऑपोजिट, जो कि है डिडक्टिव मेथड, निगमन विधि। उसमें हम लोग एग्जाम्पल टू रूल की ओर मूव किए, तो इसमें क्या करेंगे, रूल से एग्जाम्पल की ओर जाएंगे। तो बस आपको इतना याद रखना है ना। हिंदी में निगमन और रूल का क्या होता है, नियम होता है। निगमन में जो है नियम से हम लोग उदाहरण की ओर जाएंगे। जनक कौन है? तो सेम ही है, यहाँ पर अरस्तु को ही माना जाता है। और इस विधि में अध्यापक छात्रों के सामने सबसे पहले किसी सामान्य नियम को प्रस्तुत करता है। कोई जो जनरल रूल है उसको वो प्रेजेंट करता है। उसके बाद वो क्या करता है, नियम की सत्यता के लिए सत्यता को प्रमाणित करने के लिए विभिन्न उदाहरण का प्रयोग करता है। अलग अलग एग्जाम्पल दे करके बच्चे को समझाया जाता है। इसके 3 सूत्र हैं, जैसे यहाँ पर था आगमन का, जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा। अननोन टू नॉन की ओर ये मूव करेगा, है ना, और सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर ये जाता है। याद रखिएगा, ये रूल से एग्जाम्पल की ओर। नेक्स्ट हमारा, और ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट है, स्टार मार्क में जिसको लगा रही हूँ उसको आप लोग जरूर से उसके प्रोपाउंडर का नाम याद रखिएगा। समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसके जनक कौन है? तो सुकरात जो है इसके जनक हैं। और इसके अलावा यहाँ पर समस्या समाधान विधि विद्यार्थी की मानसिक क्रिया पर आधारित विधि है, जिसमें छात्र समस्या का चयन करके स्वयं के विचारों और तर्क शक्ति के आधार पर मानसिक रूप से समस्या का हल ढूंढकर नवीन ज्ञान प्राप्त करता है। यानी कि इस मेथड में क्या होता है, कोई एक प्रॉब्लम होता है ना, उसमें क्या करता है बच्चा, सबसे पहले सोचता है
विचार करता है कि क्या मतलब किस तरह से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, वो तर्क वितर्क करता है, सोचता है, तो ऑब्वियस है कि ये मेंटल प्रोसेस है। मानसिक रूप से समस्या का हल ढूंढकर वो क्या करता है, न्यू नॉलेज को गेन करता है, नया ज्ञान प्राप्त करता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसके जनक सुकरात हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट विधि, और ये साइंस जब आप टीचिंग कराएंगे, साइंस पढ़ाएंगे, तब इस विधि का हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, प्रोजेक्ट मेथड का। और इसके जनक कौन हैं, तो विलियम हेनरी किलपेट्रिक जो है इसके जनक हैं। और प्रोजेक्ट वर्क विधि इसी को कहा जा रहा है यहाँ पर, जिसमें कोई समस्या आती है और उद्देश्य को लेकर छात्र अथवा कोई भी व्यक्ति उसे स्वाभाविक वातावरण में पूरा करने का प्रयास करता है। प्रोजेक्ट में जैसे कि आप इमेजिन कीजिए, प्रोजेक्ट हम लोग बनाते हैं, है ना, उसको प्रदर्शन में लगाते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर स्वाभाविक वातावरण में पूरा करने का प्रयास किया जाता है प्रोजेक्ट विधि में। और इसमें ना खोज करके बच्चे सीखते हैं, खोज करके, और उसके बाद लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि खुद से करके वो सीखते हैं, करके सीखने पर ये आधारित है। रिसर्च करके बच्चे सीखेंगे, जिससे कि टीम वर्क बच्चे कर सकते हैं, है ना, और बहुत सारे स्किल डेवलप होती है। रिसर्च करेंगे, टीम वर्क करेंगे, खोज करेंगे, तो उससे क्या होता है कि एक दूसरे से भी बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। अनुभव केंद्रित होती है, एक्सपीरियंस सेंटर्ड होता है ये जो प्रोजेक्ट विधि है, और बालकों के समाजीकरण पर विशेष बल देती है। प्रोजेक्ट विधि शिक्षण की नवीन विधि मानी जाती है। क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछे कि वो कौन सी विधि है जो शिक्षण की नवीन विधि मानी जाती है, न्यू मेथड के रूप में माना जाता है, तो वो क्या होगा, प्रोजेक्ट विधि होगा। ये याद रखिएगा। और एमसीक्यू क्वेश्चन का भी मैं यहाँ पर क्लास लाऊंगी इसके बाद। आज नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो बन जा रहा है, तो नेक्स्ट जब मैं लाऊंगी तो उसमें ज़रूर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपका रिवीजन हो जाए और आपको याद रह सके इसके जनक का नाम, और उसके बारे में भी थोड़ा बहुत आपको याद हो जाएगा, रिकेप हो जाएगा वहाँ पर। नेक्स्ट हमारा टीचिंग मेथड है जो कि विश्लेषण विधि, एनालिसिस मेथड। अब इस मेथड में होता क्या है, एनालिसिस में जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, कोई मॉक टेस्ट वगैरह कहीं दे दिए, फिर एनालिसिस करने के बाद हम लोगों को ये कमी आया, इस क्वेश्चन में हम लोग गलत कर रहे हैं, ऐसा हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो ये क्या है, इसके जनक कौन है, तो हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग है। और इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भाग में यहाँ पर बांटकर उनका अध्ययन व समीक्षा करते हुए हल करते हैं। कोई भी एक प्रॉब्लम है, उसको हम क्या कर, मान लो ये कोई प्रॉब्लम है ना, मान लीजिए बड़ा प्रॉब्लम है, या फिर कोई विषय आप चुने हैं, कोई टॉपिक है बड़ा है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, छोटे छोटे भागों में बांटते हुए उस चीज़ को, उस समस्या का हम क्या करेंगे, यहाँ पर समाधान करेंगे। यानी कि इसमें यही याद रखिएगा विश्लेषण विधि में, कि समस्या को छोटे छोटे भागों में बांट करके उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। नेक्स्ट जस्ट उसका ऑपोजिट, जैसे कि आगमन निगमन का था, वैसे विश्लेषण और संश्लेषण विधि का है। इसमें क्या होता है कि कोई भी समस्या जो होती है ना, वो यहाँ पर छोटे छोटे भागों को जोड़ करके उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो जस्ट उसका ऑपोजिट है और इजी भी है। इस विधि के अंतर्गत विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही संश्लेषण का कार्य किया जाता है। पहले एनालिसिस करेंगे, उसके बाद ही यहाँ पर सिंथेसिस हम लोग करते हैं। इस विधि में किसी समस्या गतिविधि छोटे छोटे भागों को तोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट है ह्यूरिस्टिक मेथड, ह्यूरिस्टिक विधि इम्पॉर्टेंट है ये भी। जनक कौन है, आर्मस्ट्रॉन्ग को ह्यूरिस्टिक मेथड का जनक कहा जाता है। और शिक्षण की एक ऐसी विधि है जिसमें छात्रों को खोजकर्ता की भूमिका में रखा गया है। छात्रों को यहाँ पर खोजकर्ता की भूमिका में रखा गया है, ध्यान दीजिएगा। और खोज विधि को अन्वेषण विधि भी कहा जाता है।
थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पर नाम में दिक्कत होगा, ह्यूरिस्टिक कहीं से ये रिलेट नहीं हो पा रहा है कि ये रिलेटेड है किससे, खोज से। और इसी को ना डिस्कवरी मेथड भी कहा जाता है, ठीक है, डिस्कवरी मेथड हम लोग इसको बोलते हैं, याद रखिएगा ह्यूरिस्टिक मेथड को ही। अगला हमारा जो मेथड है, और हाँ, ह्यूरिस्टिक मेथड में एक चीज़ है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो खुद से ही स्टूडेंट्स को खुद से खोजने के लिए, स्वयं खोज करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। और रटकर सीखने के अगेंस्ट है ये मेथड। इसके अलावा किसी भी समस्या का समाधान के लिए बच्चों को, यानी कि जितने भी छात्र हैं उनको स्वतंत्र रूप से हम छोड़ देते हैं ताकि वो खुद से रिसर्च करे और उसका सॉल्यूशन निकाल सके। नेक्स्ट है क्षेत्र भ्रमण विधि, फील्ड ट्रिप मेथड किसे कहते हैं। जनक इसके हैं पेस्टोलॉजी को माना जाता है, पेस्टोलॉजी इसके जनक हैं। और क्षेत्र भ्रमण विधि शिक्षा का एक तरीका है जिसमें छात्रों को कक्षा से बाहर ले जाकर वास्तविक दुनिया का अनुभव कराया जाता है। तो जैसे इमेज में देखिए, बच्चे क्या है, आउट ऑफ द क्लासरूम है, क्लासरूम से बाहर ले जा कर के हमें बच्चों को सिखाना है। कोई ऐसा टॉपिक है जिसको आप बता रहे हैं और बच्चे उसको रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वो अगर पॉसिबल है तो आप उस जगह में ले जाइए और बच्चों को दिखाइए, जिससे उसकी अंडरस्टैंडिंग और उनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। तो ये हम लोग फील्ड ट्रिप मेथड के द्वारा ही कर सकते हैं। जैसे कि आप गरीबी के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बच्चे उतना नहीं रिलेट कर पाएंगे अगर आप बस ऐसे ही किताब से या फिर ऐसे आप बता रहे हैं तो रिलेट नहीं कर पाएंगे। आप कोई स्लम एरिया हो गया, वहाँ ले जा कर के बच्चों को दिखाइएगा तो वो बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे और हाँ, जो उनकी समझ है वो गहरी होगी। तो इस तरह से आप कोई टॉपिक को फील्ड ट्रिप मेथड के द्वारा भी समझा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चन आंसर मेथड। इनके जनक कौन है, सुकरात हैं। और यहाँ पर प्रश्न उत्तर विधि में शिक्षक छात्रों से सवाल पूछते हैं, उनके जवाबों के आधार पर पाठ को पढ़ाते हैं। यानी कि वो सवाल करते हैं, उनका जो भी जवाब होता है उसके आधार पर क्या किया जाता है, यहाँ पर पढ़ाया जाता है। और इस विधि में छात्रों में सोचने, समझने और तर्क करने की क्षमता विकसित होती है। जब सवाल करेंगे बच्चे ऑब्वियस है कि सोचेंगे, तर्क वितर्क करेंगे और उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वो अपना आंसर करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है ये है व्याख्यान विधि, और ये पारंपरिक विधि है और इसे लेक्चर मेथड भी कहा जाता है। जब गुरुकुल प्रणाली था उस टाइम जो है ना, ये व्याख्यान विधि को ही अपनाया जाता था। गुरु अपने शिष्य को बस लेक्चर देते थे, व्याख्यान करते थे और निष्क्रिय होकर के छात्र जो उनके शिष्य हुआ करते थे वो सुनते थे। तो ये पारंपरिक विधि भी इसको कहा जाता है। और इसमें ना वन वे कम्युनिकेशन होता है, केवल और केवल यहाँ पर टीचर एक्टिव होते हैं और स्टूडेंट्स एक्टिव नहीं होते हैं। और यह शिक्षण की एक विधि है जिसके द्वारा शिक्षक छात्रों को समझने में मदद करता है, समझाने में मदद करता है, करने के लिए तथ्य, सिद्धांतों या संबंधों को समझने का प्रयास करता है। और शिक्षक एक सक्रिय भागीदार है और छात्र निष्क्रिय श्रोता है, वो बस पैसिव होकर के वो सुनते रहते हैं जो भी लेक्चर डिलीवर किया जा रहा होता है। और व्याख्यान विधि शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि भी इसको कहा जाता है। क्या है ये प्राचीन विधि, पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी विधि सबसे प्राचीन विधि है, तो आंसर आपका होना चाहिए उस टाइम में व्याख्यान विधि। तो बार बार यहाँ पर प्रैक्टिस से ही ये क्लियर होगा। और ये शिक्षक केंद्रित है, बस टीचर सिलेबस कंप्लीट करने में ही ध्यान देते हैं, वन वे कम्युनिकेशन है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो टीचर है ये क्या कर रहा है, लेक्चर दे रहा है और ये आराम से बच्चे क्या कर रहे हैं, निष्क्रिय होकर के सुन रहे हैं। यानी कि बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेंट यहाँ पर नहीं है, पार्टिसिपेशन नहीं है, यहाँ पर सक्रिय भागीदारी बच्चों की नहीं है। तो ये मेथड हो गया लेक्चर मेथड। अगला हमारा जो मेथड है ये है वाद विवाद मेथड। ये इम्पॉर्टेंट है, बीएड एंट्रांस में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था और उसमें वाद विवाद के जगह पर बहस लिख दिया था, सॉरी बहस यहाँ पर वहाँ लिखा गया था क्वेश्चन पेपर में, लेकिन इंग्लिश में सही था। तो एक बार ज़रूर से इंग्लिश वाले सेक्शन को आप लोग देखिएगा।
जिसमें डिस्कशन मेथड ही लिखा हुआ था, हिंदी में बहस लिखा हुआ था। और बहस को देखते ही ये नेगेटिव वर्ड टाइप लग रहा है, जिससे हम लोग का आंसर गलत होने का चांस होता है, तो इंग्लिश ज़रूर देखिएगा। वाद विवाद विधि होता क्या है, तो वाद विवाद विधि जिसे चर्चा विधि भी कहा जाता है, इसका और एक नाम चर्चा विधि, ठीक है। और यह एक शिक्षण विधि है जिसमें छात्र किसी विषय पर अपने विचार और दृष्टिकोण को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं और उस पर बहस करते हैं। तो कोई भी एक टॉपिक दिया गया है, मान लो यहाँ पर हम लोगों को सोशलाइजेशन का हमें एक टॉपिक दिया गया है, इस पर क्या करना है, हमें डिबेट करना है, डिस्कशन करना है। तो हर मतलब क्लासरूम में तो बहुत सारे बच्चे होंगे, तो वो अपना अपना ओपिनियन देंगे, हम लोग अपना जो विचार है, थॉट है, वो एक दूसरे के साथ साझा करेंगे और इस तरह से सभी बच्चों का इन्वॉल्वमेंट होगा, बच्चे यहाँ पर एक्टिव होंगे, ठीक है। तो ये डिस्कशन मेथड में होता है और यह विधि छात्रों को सक्रिय रूप से सीखने, सोचने और अपनी बात को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये जो डिस्कशन मेथड है, ये क्या करता है, बच्चों को एक्टिव हो करके सीखने के लिए, सोचने के लिए और इफ़ेक्टिव वे में अपना जो भी थॉट है, हम जो भी सोच रहे हैं, उसको एक्सप्रेस करने के लिए प्रोत्साहित करती है डिस्कशन मेथड। आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 15 के बाद 16 नंबर जो कि प्रत्यक्ष विधि है, डायरेक्ट मेथड है। इसको देखते हैं कि इस मेथड में होता क्या है। इस विधि में छात्रों को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाया जाता है। 16 में जैसे कि हम लोग का जो मदर टंग है, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग को पूरा ग्रामर आता है, नहीं, ग्रामर नहीं आने के बावजूद भी हम लोग अच्छे से बात कर पाते हैं हमारे मदर टंग में, मातृभाषा में, है ना। तो प्रत्यक्ष विधि वही यहाँ पर बोल रहा है कि छात्रों को बिना व्याकरण सिखाए, व्याकरण के नियम का ज्ञान कराए भाषा सिखाया जाता है और इसमें बालक प्राकृतिक रूप से यहाँ पर सीखता है, यानी कि नेचुरली बच्चे सीखते हैं। जैसे कोई उड़िया हो गया, बंगाली हो गया, और फिर भी ये तो 22 भाषाओं में से एक भाषा है। खोरठा टाइप हो गया, कुरमाली हो गया, अदर जो भी भाषा है वो क्या है, वो मदर टंग होते हैं। तो वो बिना व्याकरण के नियम को सीखे ही बहुत अच्छे से बोल पाते हैं, बातचीत कर पाते हैं, कम्युनिकेशन होता है। तो ये प्रत्यक्ष विधि वही बोल रहा है। और प्रत्यक्ष विधि जो है ना, ये बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, यानी कि अवलोकन पर यह आधारित है। नेक्स्ट हमारा लास्ट यहाँ पर 17 होगा। 17 नंबर जो मेथड है, ये जेटकॉक विधि या फिर जैक टार्ट विधि भी इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है, शिक्षक बालकों द्वारा पढ़े वाक्य को स्वयं लिखकर छात्रों को लिखने के लिए देता है। टीचर जो है वो ब्लैक बोर्ड पे लिख देती है ना, और अपने स्टूडेंट्स को बोलती है कि जो मैं यहाँ पर लिखी हूँ आप उतारो सेम टू सेम, उसके बाद और मिलाओ कि मैं ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखी हूँ और जहाँ पर गलत है उसको सुधार करो। इस तरह से वो टीचर्स बोलते हैं। और इससे जो है क्या होता है, इस मेथड से राइटिंग स्किल डेवलप होती है। राइटिंग स्किल को डेवलप करने में ये मेथड हेल्प करती है। देखिएगा वही चीज़ लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं कि इस विधि में शिक्षक छात्रों को एक वाक्य लिख कर देते हैं, ठीक है, ब्लैक बोर्ड पर एक वाक्य लिख करके देते हैं और छात्रों को उस वाक्य को देखकर लिखने के लिए कहा जाता है। स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि जो मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखी हूँ या फिर लिखा हूँ आप उसको उतारो। छात्र एक एक शब्द लिखते हैं और शिक्षक द्वारा लिखे गए शब्दों को से मिलान करते हुए स्वयं संशोधन करते हैं। जहाँ गलत है वहाँ पर वो करेक्ट भी करते हैं। जब वे पूरा वाक्य लिख लेते हैं तो शिक्षक उन्हें मूल वाक्य को देखे बिना लिखने के लिए कहते हैं। जब कंप्लीट लिख लेते हैं उसके बाद टीचर बोलते हैं कि आप लोग अब उसी सेंटेंस को बिना देखे कंप्लीट लिखो, जिससे राइटिंग स्किल डेवलप होती है इस मेथड के द्वारा। ओके, तो 17 यहाँ पर टीचिंग मेथड्स को हम लोगों ने देखा और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता दी हूँ। किससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं वो फ्रोबेल वाला आप लोग याद कर लीजिएगा, है ना। और इसके अलावा और भी जो भी स्टार मार्क मैं दी हूँ उसको याद कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि अपना नोटबुक से। चैनल तो यही है HRJ एडुफाइल, HRJ मेरे गांव का शॉर्ट नेम है। तो ये मेरा इंस्टा आईडी है, आप यहाँ से ऐड हो सकते हैं, जिसमें मैं सोची हूँ अभी एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने का, जिसमें एक क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। तो ये मैं स्टार्ट की नहीं हूँ, करूँगी, तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं।
ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा ये, और नहीं हुआ है तो जब मैं MCQ क्वेश्चंस कराऊंगी तो वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, तो आपको भी जाना पहचाना ये मेथड लगेगा, बिल्कुल डरना नहीं है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।